हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1997 में आई एक बहुत ही बढ़िया कोर्ट ड्रामा मूवी द रेन मेकर को। इस मूवी की कहानी भले से काल्पनिक है, लेकिन जो इस मूवी में दिखाया गया है वो सच में होता है। इस मूवी में हमें जानने मिलता है कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंश्योरेंस कंपनीज आम लोगों के साथ स्कैम करती है। साथ ही इस मूवी की एंडिंग भी बहुत रियलिस्टिक है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रूडी को देखते हैं। उसने कुछ दिन पहले ही लॉ की पढ़ाई खत्म की है। रूडी को पता है उसके ज्यादातर दोस्तों को किसी अच्छी फर्म में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो सब नामी परिवार से आते हैं। लेकिन रूडी की पहचान सिर्फ उस कैफे तक है जहां वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने काम करता है। अब उसे किसी लॉ फर्म में नौकरी चाहिए, क्योंकि मेम्फिस शहर में वकीलों की कमी नहीं है। फिर हम एक बदनाम इंजुरी लॉयर ब्रूजर स्टोन का ऑफिस देखते हैं। दरअसल रूडी को मजबूरन ब्रूजर की फर्म में काम करना पड़ रहा था। एक प्रिंस नाम का आदमी रूडी को ब्रूजर के ऑफिस में लेकर आता है। प्रिंस रूडी के कैफे में आता था। प्रिंस की सिफारिश पर ब्रूजर रूडी को रख लेता है, लेकिन ब्रूजर के काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो किसी को भी सैलरी नहीं देता, जो भी उसके लिए काम करता है वो खुद पैसे कमाता है। रूडी को समझ नहीं आता ये होगा कैसे। तब ब्रूजर बताता है उसे हर महीने $1000 का खर्च मिलेगा और महीने के अंत में वो जितना भी कमाएगा उसका 1/3 भाग उसका रहेगा। लेकिन वो महीने में $1000 भी नहीं कमा पाया तो उसे ब्रूजर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। प्रिंस को ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे रूडी बहुत पैसे कमा सकता है। रूडी को ब्रूजर के लिए केस लाना है। रूडी के पास अभी 2 केसेस है। एक बूढ़ी औरत का जो अपनी वसीयत बनाना चाहती है, उसके पास बहुत पैसे है, और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम का। इन केसेस से वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों ने पेपर साइन नहीं किए थे। लेकिन रूडी को पूरा यकीन है वो केस उसे ही देंगे। तब ब्रूजर उसे अपने असिस्टेंट डेक से मिलाता है। डेक पहले यहाँ के इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया करता था। डेक यहाँ के हाई पावर केसेस देखता है। ब्रूजर डेक के साथ जाकर बाकी पेपर वर्क खत्म करने बोलता है, क्योंकि वो आज ही ग्रेट बेनिफिट मतलब उस इंश्योरेंस कंपनी पर केस करने वाले थे ब्रूजर के नाम से। फिर डेक रूडी को ऑफिस दिखाता है। पहले वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, इसीलिए जब भी कोई इंश्योरेंस का केस आता है ब्रूजर उसे ही देता है। डेक ने लॉ की पढ़ाई 5 साल पहले ही खत्म की है, लेकिन वो बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। रूडी की एग्जाम 3 हफ्तों बाद होने वाली है। जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, डेक कहता है यहाँ दिख रही सभी चीजें ब्रूजर की ही है। ये कोई फर्म नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने लिए काम करता है। सामने कार में रूडी का सामान रखा हुआ था, क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया है। रूडी डेक को उस इंश्योरेंस केस के पेपर्स दिखाता है। मिस ब्लैक नाम की लेडी के बेटे को कैंसर है। पहले इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ये रूल है, लेकिन बाद में कहा कैंसर इंश्योरेंस में कवर था ही नहीं, जबकि उन्होंने सारे प्रीमियम भरे हैं। डेक बताता है ये एक डेबिट इंश्योरेंस स्कैम है। इंश्योरेंस कंपनी जानबूझकर उन्हें क्लेम नहीं देना चाहती। अब रूडी का काम है क्लाइंट से जाकर पेपर पर साइन करवाना। साथ ही डेक बताता है इंश्योरेंस कंपनी का केस सबसे ज्यादा मजेदार होता है। फिर रूडी वहाँ से मिस ब्लैक के घर जाता है। उनके हस्बैंड बाहर एक बंद कार में बैठे थे। उनकी दिमागी हालत बहुत अच्छी नहीं है। रूडी पूछता है जब इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट किया तो उन्होंने कंपनी पर केस करने इतनी देर क्यों लगाई। वो बताती है वो कई दिनों तक कंपनी को लेटर लिखती रही और उनके जवाब आते रहे, और आज ही उन्हें आखिरी लेटर आया था जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम तो रिजेक्ट किया ही था, लेकिन साथ में ही उन्होंने 3 बार स्टूपिड लिखा था। ये पढ़कर रूडी बहुत हैरान था। तब वहाँ डॉनी आता है। डॉनी को ही कैंसर हुआ है। उसकी हालत काफी खराब थी। रूडी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। फिर रूडी उन्हें कुछ पेपर्स पर साइन करने बोलता है, जिसमें लिखा था वो उनका केस लड़ेंगे और सेटलमेंट में 1/3 हिस्सा उनका होगा। मिस ब्लैक अपने हस्बैंड की साइन लेने जाती है, लेकिन अंदर कुछ ही सेकंड्स बाद डॉनी के नाक से खून बहने लगता है। उसकी मॉम आकर उसे संभालती है। उसकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी डॉनी उन पेपर पर साइन करता है। फिर रूडी वहाँ से उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जिन्हें अपनी वसीयत बनानी थी। दरअसल उन्हें अपनी वसीयत में अपने बच्चों को कुछ नहीं देना था। रूडी उनसे पूछने की कोशिश करता है कि उनके पैसे कहाँ रखे हैं, मतलब शेयर में, गोल्ड में या कैश में, लेकिन फिलहाल वो नहीं बताती। साथ ही वो लेडी अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक टीवी सेलिब्रिटी को देना चाहती है, जो उन्हें बहुत पसंद है। ये सुनकर रूडी बहुत हैरान था। वो उनका फैसला बदलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी है। वो जिसे चाहे उसे दे सकती है। जब रूडी वापस जाने बाहर आता है, उसे उनके घर के पीछे
पीछे एक छोटा फ्लैट दिखाई देता है। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो लेडी बहुत कम किराए पर रूडी को वो फ्लैट दे देती है, लेकिन उसे घर के काम में उनकी मदद करनी होगी। फिर रूडी डेक के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है। दरअसल ब्रूजर की काफी हॉस्पिटल्स में पहचान है, जिससे उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चलता रहता है। दोनों वहाँ से एक वार्ड में जाते हैं जहाँ एक आदमी बुरी तरह जख्मी पड़ा था। डेक उससे बात करता है। उसने अभी तक कोई लॉयर नहीं लिया था, ना ही किसी इंश्योरेंस कंपनी से बात की थी। डेक उसके टूटे हाथ से ही पेपर पर साइन लेता है और उसे भरोसा दिलाता है वो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारे पैसे दिलवाएंगे। रूडी को केस पाने के लिए डेक का ये तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन डेक कहता है वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए थे। अगर उन्हें केस नहीं भी मिलता तो उनका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन रूडी कहता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कम होती। लेकिन डेक उसे समझाता है अगर वो ये सोचता रहेगा तो कभी एक बड़ा वकील नहीं बन पाएगा, क्योंकि लॉ स्कूल में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन असलियत में काम इसी तरह होता है, क्योंकि यहाँ बहुत वकील है और हर किसी को केस चाहिए। फिर रूडी की आवाज आती है कि एक वेश्या और वकील में सिर्फ एक फर्क है, वेश्या मरने के बाद भी उनके पीछे नहीं आती। रूडी ऑफिस में पढ़ाई कर रहा था, तभी वहाँ ब्रूजर आता है और उसे पुलिस रिपोर्ट दिखाता है और हॉस्पिटल जाकर उस क्लाइंट से मिलकर उसका केस लेने कहता है। बाद में रूडी हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठा था, तब उसे न्यूज़पेपर में दिखता है ब्रूजर और प्रिंस पर FBI करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो देखकर रूडी काफी हैरान था। तभी सामने एक लड़का अपनी वाइफ को व्हीलचेयर पर लेकर आता है। उस लड़की की टांग टूटी हुई थी, दोनों बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन अचानक वो लड़का अपनी वाइफ पर कॉफी फेंककर चिल्लाने लगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। रूडी को ये सब जाना पहचाना लगता है, क्योंकि उसका बाप भी ऐसा ही था। शाम को ऑफिस में डेक उसे बताता है उस लड़की का नाम केली है। जब पुलिस उसके घर गई वो सोफे पर जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके हस्बैंड ने उसे एल्युमिनियम बेसबॉल बैट से मारा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन उसके परिवार ने उसे बेल पर छुड़ा लिया। इस हफ्ते वो कोर्ट में पेश होने वाला है। फिर डेक बताता है वो बूढ़ी औरत जिनके घर वो रह रहा है, उन्हें अपने पति से बहुत जायदाद मिली थी, लेकिन बैड ट्रस्ट डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया। अब उनके पास सिर्फ $40,000 बचे है। मतलब रूडी का ये केस कोई काम का नहीं है। अब अगले दिन रूडी हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठा था। उसके सामने ही वो लड़की मतलब केली बैठी रो रही थी। रूडी जाकर उससे बात करता है। उसे केस के बारे में बात करनी थी, लेकिन वो केस को लेकर बात कर नहीं पाता। फिर दोनों में कोर्ट केसेस को लेकर कुछ बातें होती है, लेकिन रूडी कहता है वो ज्यादातर सिविल केस ही लड़ेगा। लेकिन तभी रूडी का फोन बजता है। उसे ब्रूजर का कॉल आया था। वो पूछ रहा था उसने केली से पेपर पर साइन लिए या नहीं, लेकिन रूडी बस केली को जाते हुए देखता रहता है। अब कुछ दिन बाद रूडी अपना एग्जाम देता है। दूसरी तरफ उसकी और केली के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ देर पहले ही उसका पति उस पर गरम सूप फेंक कर गया था। रूडी उसे उसके कमरे में लेकर आता है। रूडी को केली डरी हुई, घबराई हुई, साथ ही खतरनाक भी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे केली के साथ कुछ अलग ही फील होता था, इसीलिए वो उसे बचाना चाहता था। बाद में रूडी उससे कहता है उसके पति को तो गोली मार देनी चाहिए। जो इंसान अपनी बीवी को एल्युमिनियम बैट से मारता है उसके साथ यही होना चाहिए। ये सुनकर केली काफी हैरान होती है, लेकिन रूडी बताता है उसे ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखकर पता चला। वो उसे खुद के लिए खड़ा होने बोलता है। पूछने पर रूडी को पता चलता है केली का इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसे बचाए। तब रूडी उसे डाइवोर्स के लिए केस फाइल करने बोलता है, क्योंकि यही सबसे सही समय है। उसकी चोटों की वजह से उसे जल्दी डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन केली नहीं मानती, क्योंकि उसके पति ने कहा है अगर उसने डाइवोर्स फाइल किया तो वो उसे मार देगा। केली उससे बहुत डरती है। जब रूडी अपने घर आता है, वहाँ एक औरत उसका कमरा चेक कर रही थी। वो पहले उस पर चिल्लाता है, तब वो बताती है वो उस बूढ़ी औरत की बहू है। रूडी जब उसके घर जाता है, वहाँ उसका बेटा वो वसीयत पढ़ रहा था। वो पूछता है उसने वसीयत में क्या लिखा है, लेकिन उसकी माँ नहीं बता रही, तो वकील होने के नाते वो भी उन्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है, लेकिन रूडी उससे झूठ बोलता है उसने पता लगवाया है उसकी माँ के पास बहुत दौलत है। ये सुनकर वो दोनों उस लेडी के आगे पीछे घूमने लगते हैं। अगले दिन रूडी डॉनी के घर जाकर उसे पिकअप करता है, क्योंकि वो उसे घुमाने ले जा रहा था। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश थी और रास्ते में वो केली को देखता है जो अपने हस्बैंड के साथ थी। रूडी डॉनी को डिनर करवाता है, फिर उसे मिस डार्बी से मिलवाता है। डार्बी और डॉनी साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं रूडी घास काटते काटते थक गया था, लेकिन उसके लिए एक लेटर आया था। दरअसल वो बार एग्जाम में पास हो गया था। मिस डार्बी और डॉनी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ब्रूजर, डेक और रूडी एक रेस्टोरेंट में रूडी के पास होने का सेलिब्रेशन कर रहे थे। साथ ही उनका एक केस खत्म हुआ था, इसीलिए ब्रूजर दोनों को $5,500 का बोनस देता है और उन्हें कल सुबह तैयार रहने कहता है, क्योंकि कल डॉनी के केस का पहला कोर्ट ट्रायल है। ब्रूजर के जाने के बाद डेक रूडी से कहता है ब्रूजर जरूर कुछ करने वाला है, क्योंकि बोनस में उसने इतने
इतने पैसे कभी नहीं दिए। रूडी को पहले ये बात कुछ गलत नहीं लगती, लेकिन डेक उसे न्यूज़पेपर में दिखाता है ब्रूजर के किसी पुराने पार्टनर ने उसके खिलाफ गवाही दे दी है। उसके खिलाफ पहले ही बहुत सारे घोटालों का इल्जाम है, लेकिन रूडी बोलता है पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन डेक समझाता है अगर पुलिस के छापा मारने के दौरान वो या उनकी कोई भी फाइल उन्हें ब्रूजर के ऑफिस में मिली तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए डेक आइडिया देता है वो बोनस से मिले पैसों से अपनी लॉ फर्म खोलते हैं, क्योंकि एग्जाम पास करने के बाद रूडी पूरी तरह वकील बन चुका है। पहले तो रूडी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन डेक के पास पूरा प्लान था। वो हर चीज का 50-50 करेंगे, चाहे वो खर्च हो या इनकम। एक बार उनका काम चल पड़ा तो उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए रूडी मान जाता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है डेक ने उनके लिए ऑफिस देख भी लिया है, जहाँ से अब वो खुद के लिए काम करेंगे। अगले दिन डॉनी के केस की तारीख थी। रूडी जब ब्रूजर के ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पुलिस और FBI छापा मार रही थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कोर्ट में रूडी ब्रूजर के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ डेक आता है। वो बताता है ब्रूजर और प्रिंस दोनों के नाम से अरेस्ट वारंट निकल चुका है, इसीलिए वो दोनों गायब है। मतलब अब ये केस रूडी को ही लड़ना होगा। रूडी बहुत घबरा रहा था क्योंकि वो कभी असली कोर्ट के अंदर तक नहीं आया था, लेकिन डेक कहता है उन्हें आज केस का प्रस्ताव ही रखना है। जब दोनों अंदर जाते हैं तब रूडी कॉलेज में पढ़ी कानून की सारी पढ़ाई भूल गया था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। रूडी सामने जज से कहता है वो डॉनी ब्लैक और ग्रेट बेनिफिट मतलब उस इंश्योरेंस कंपनी के केस की सुनवाई के लिए आया है और वो ब्रूजर के लिए काम करता है, लेकिन ब्रूजर गायब है। रूडी के बगल में ही उस इंश्योरेंस कंपनी के वकीलों की पूरी टीम बैठी थी। साथ ही वो जज बुरी तरह खास रहा था। पहले जज को लगता है उसे अगली डेट चाहिए, लेकिन रूडी कहता है वो आर्गुमेंट करने के लिए तैयार है। जज उसके बारे में पूछता है। रूडी बताता है वो भी लॉयर है, उसने अभी ही बार एग्जाम पास किया है। लेकिन जज रूडी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बिना लाइसेंस के ही केस लड़ने आ गया। लेकिन तभी लियो अपना इंट्रोडक्शन देता है। दरअसल लियो उस इंश्योरेंस कंपनी का हेड लॉयर है। उसे रूडी के साथ केस लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो रूडी को केस लड़ने दे। दरअसल लियो सोच रहा था रूडी अभी ही कॉलेज से पढ़कर निकला है तो वो आसानी से उसे हरा देगा, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। जज रूडी को केस लड़ने की इजाजत दे देता है और उसे शपथ दिलवाता है। अब रूडी ऑफिशियली लॉयर बन चुका था। फिर रूडी और लियो जज से ऑफिस में मिलने जाते हैं। वहाँ आते ही रूडी समझ जाता है लियो और उस जज में पहले से दोस्ती है। वो जज रूडी से कहता है उसे इस केस को खारिज करना है। दरअसल उसे अपने कोर्ट में ऐसे केसेस नहीं चाहिए थे। वो रूडी से इस केस को किसी दूसरे कोर्ट में ले जाने कहता है। जब वो बाथरूम जाता है तब लियो उसे एक डील देता है। दरअसल आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में वो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें $75,000 देने तैयार है। अगर रूडी मना करता है तो उसे कोर्ट में लियो से लड़ना होगा। एक तरफ रूडी है जो बस 15 मिनट पहले लॉयर बना है, वही दूसरी तरफ लियो है जिसकी जिंदगी ही ऐसे केस लड़ते और उन्हें जीतते हुए गुजर रही है। लियो के जाते ही जज बाथरूम से बाहर आता है और आते ही लियो के ऑफर के बारे में पूछता है। मतलब उसका बाथरूम जाना नाटक था ताकि लियो रूडी को डील दे सके। जब रूडी बताता है लियो ने उसे $75,000 का ऑफर दिया है, जज उसे डील एक्सेप्ट करने बोलता है क्योंकि $75,000 बहुत बड़ी रकम है। रूडी बाहर आकर डेक को बताता है अंदर सब पहले से फिक्स था। जज और इंश्योरेंस कंपनी के लॉयर मिले हुए थे, साथ ही उन्होंने उसे $75,000 का ऑफर दिया है। डेक उसे डील एक्सेप्ट करने बोलता है क्योंकि $75,000 में से $25,000 उनके होंगे और $50,000 डॉनी के इलाज में काफी मदद करेंगे। रूडी जाकर डॉनी की माँ को बताता है इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें इंश्योरेंस सेटलमेंट के लिए $75,000 ऑफर किए हैं। डॉनी भी रूडी की बातें सुन रहा था। डॉनी की माँ उससे ही बात करने बोलती है। डॉनी रूडी से पूछता है क्या उसे सेटलमेंट करना है क्योंकि उन पैसों में से उसका भी शेयर है, लेकिन रूडी कहता है उसे सेटलमेंट नहीं करना बल्कि उस कंपनी को एक्सपोज करना है। फिर डॉनी उससे पूछता है केस के बाद मिले पैसों से उसका परिवार चल तो जाएगा, क्योंकि वो समझ गया है अब वो ज्यादा दिनों तक बचेगा नहीं। तब रूडी को समझ में आता है कैसे वो लोग गिद्धों की तरह पैसों के पीछे पड़े हैं। वही डॉनी को मरने से पहले अपने परिवार की फिक्र है। अब रात में रूडी अपने ऑफिस में सो रहा था, तभी उसे डेक का कॉल आता है। दरअसल जिस जज से रूडी सुबह मिला था उसकी आज रात में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब उसकी जगह किपलर नाम का नया जज आने वाला है। किपलर सिविल राइट्स जज है। जज किपलर ज्यादातर ऐसे ही केसेस देखते हैं और इंश्योरेंस कंपनी पर हमेशा सख्त रहते हैं। ये जानकर रूडी बहुत खुश होता है। अब वो इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगा। अगले सीन में हम जज किपलर को देखते हैं। दरअसल लियो को इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाने पर एतराज था। तब जज किपलर उससे पूछते हैं वो किसी केस को फास्ट ट्रैक में लड़ने आज तक तैयार हुआ भी है। वो कहता है हाँ उसने फास्ट ट्रैक में केस लड़ा है। तब जज किपलर उसे उस केस की डिटेल देने कहते
रहते हैं। पहले तो लियो को ये मजाक लगता है, लेकिन जज किपलर सीरियस थे। साथ ही उन्होंने रूडी के इस केस को फास्ट ट्रैक में लड़ने की अपील मंजूर कर ली थी। अब जज किपलर को डॉनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना था, जिसके लिए वो अगले हफ्ते गुरुवार का टाइम फिक्स करते हैं। लेकिन लियो कहता है अगले हफ्ते वो शहर में नहीं है, लेकिन जज किपलर गुरुवार के दिन 2 बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं, चाहे लियो आए या ना आए। जज किपलर ने पहले ही दिन लियो और उसके टीम की हालत खराब कर दी थी। लियो के जाने पर किपलर रूडी से कहते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाद में रूडी अपने ऑफिस में कुछ लेटर्स चेक कर रहा था, जिसमें उसे एक ज्वेलरी शॉप का कार्ड भी मिलता है। दरअसल वो कार्ड केली ने भेजा था। दूसरी तरफ डॉनी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसके स्टेटमेंट का दिन था। वो अपने साथ कैमरास भी लेकर आए थे। रूडी डॉनी की माँ को बताता है उस इंश्योरेंस कंपनी ने उसे अपने हेडक्वार्टर में बुलाया है, वहाँ जो भी होगा वो उसे बता देगा। अब कुछ देर बाद वहाँ जज किपलर भी पहुंचकर डॉनी और उसकी माँ से मिलते हैं। अंदर ज्यादा लोगों के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए जज बाहर चलने कहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ लियो और उसकी टीम आती है। तब रूडी की आवाज आती है कि वो लियो और उसके जैसे वकीलों से नफरत करता है, क्योंकि ऐसे वकीलों ने ही न्याय प्रणाली को खोखला कर दिया है। फिर वहाँ डॉनी आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी हालत देखकर भी लियो के चेहरे पर कोई अफसोस या हमदर्दी नहीं थी। जबकि उसके क्लाइंट मतलब इंश्योरेंस कंपनी सही समय पर डॉनी को क्लेम दे देती तो उसकी ऐसी हालत कभी ना होती। फिर रूडी वहाँ से उस शॉप में जाता है जहाँ केली काम करती है। फिर दोनों वहाँ से मूवी देखने जाते हैं। केली उसे बताती है उसका हस्बैंड एक बच्चा चाहता है जो दोनों को बांध कर रखे, लेकिन रूडी को इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी। तभी उस मूवी में एक इंटीमेट सीन आने पर दोनों भी करीब आते हैं, लेकिन किस करने से पहले ही रूडी वहाँ से चली जाती है। बाद में रूडी इन्वेस्टिगेशन करने बस से उस इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर जा रहा था, लेकिन वो बस केली के बारे में ही सोच रहा था, जबकि वहाँ लियो और उसकी पूरी टीम होगी। अब अगली सुबह वो इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर पहुँचता है, जहाँ लियो के साथ बहुत सारे दिग्गज वकील थे। लियो कहता है उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन उसके बगल में बैठे जैक नाम के आदमी से शुरू करनी चाहिए, लेकिन रूडी को सबसे पहले क्लेम हैंडल करने वाली जैकी नाम की लड़की से बात करनी थी। लेकिन लियो पहले जैक से ही बात करने पर जोर दे रहा था, लेकिन रूडी नहीं मानता, क्योंकि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है और वो अपने हिसाब से लोगों से बात करेगा, वरना वो यहाँ जज को बुला लेगा। लेकिन लियो बताता है जैकी नाम की लड़की जो क्लेम हैंडल करती थी उसने रिजाइन कर दिया है। रूडी पूछता है फिर वो अभी कहाँ है। लियो कहता है अब वो कंपनी में काम नहीं करती, इसीलिए अब वो गवाह भी नहीं बन सकती। फिर रूडी किसी रसेल नाम के आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन लियो बताता है पिछली बार क्रॉस कटिंग में कंपनी ने उसे निकाल दिया था। लेकिन रूडी को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कंपनी ने उन दोनों को जानबूझकर निकाला है। सब उसे देख रहे थे। अब रूडी एवरलेट नाम के आदमी के बारे में पूछता है जो क्लेम डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है। एवरलेट वही बैठा था। फिर लियो वहाँ इनडायरेक्टली डॉनी का मजाक बनाता है और सब हंसने लगते हैं। लेकिन रूडी कहता है उसे जानना है उसने अपना जमीर कब बेचा था। ये सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। लियो उसे तमीज से बर्ताव करने बोलता है, लेकिन रूडी कहता है वो यहाँ इतनी दूर 4 गवाहों से मिलने आया था, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं और वो उसे तमीज सिखा रहा है। लियो कहता है ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसे जो करना है कर ले। तब रूडी कहता है वो क्लेम डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट एवरलेट को अपना गवाह बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस क्लेम ना मिलने से डॉनी की मौत हो जाती है। रूडी की आवाज आती है आज एक से बढ़कर एक डॉक्टर और टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इंश्योरेंस से कवर होने के बाद भी कंपनी की घटिया नीयत और पैसों की कमी से डॉनी मर गया, जबकि उसकी माँ ने उस इंश्योरेंस कंपनी का हर प्रीमियम भरा था। प्रीमियम का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन गरीबों के लिए बहुत था। तब रूडी डॉनी की लाश के सामने कसम खाता है वो उस इंश्योरेंस कंपनी से बदला जरूर लेगा। अब उसी रात जब रूडी सो रहा था उसे केली का कॉल आता है। वो अभी तक स्टोर में ही है। रूडी तुरंत वहाँ पहुँचता है। रूडी के चेहरे पर चोट के निशान थे। उसकी दोस्त दिखाती है उसके पीठ पर भी निशान है। ये देखकर रूडी को बहुत गुस्सा आता है। फिर रूडी उसे अपनी मकान मालिक मिस बार्डी के घर लाता है। मिस बार्डी केली का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। अब उसे केली के लिए कुछ करना ही होगा, वरना उसका पति उसे मार ही देगा। वही अगले दिन डॉनी का फ्यूनरल था। रूडी जाकर डॉनी की माँ से मिलता है, फिर जाकर उसके डैड को उसकी आखिरी फोटो देता है और वो खुद एक जगह बैठकर रो रहा था। अब अगले दिन जब रूडी ऑफिस आता है, डेक के साथ एक आदमी कुछ ढूंढ रहा था। तब डेक उसे लिखकर बताता है किसी ने उनके ऑफिस में बग लगाया है ताकि उनकी बातें सुन सके। अब कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। डेक के आदमी ने उस माइक को ढूंढ लिया था। वो बताता है ये माइक किसी प्राइवेट कंपनी का है, मतलब ये FBI या पुलिस ने नहीं लगवाया। तब डेक और रूडी समझ जाते हैं बग लियो और उसकी टीम ने लगवाया होगा। अब एक
एक रात डेक एक पब्लिक फोन से रूडी को कॉल करता है। तब रूडी उसे बताता है डॉनी की माँ $1,70,000 में सेटलमेंट करने तैयार है, क्योंकि अब उनमें कोर्ट के चक्कर लगाने की ताकत नहीं है। दरअसल डेक और रूडी को पता है लियो उनकी बातें सुन रहा होगा। अब उनके अंदाजे के मुताबिक लियो रूडी को कॉल करके उसे $1,70,000 का सेटलमेंट ऑफर करता है और रूडी अनजान बनने का नाटक कर रहा था। साथ ही उन्होंने फोन कॉल रिकॉर्ड भी कर ली थी, लेकिन उन्हें पता था लियो भी उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा होगा। डेक ये सब जज किपलर को बताने कहता है, लेकिन रूडी के पास एक आइडिया था। दरअसल जज ने उन्हें 92 जूरी मेंबर्स के नाम दिए थे। रूडी और डेक ने सभी के बैकग्राउंड का पता लगाकर उन्हें रेड किया था। फिर अगले दिन उनके ऑफिस के सामने से डेक का दोस्त मिस्टर पॉटर नाम का जूरी मेंबर बनकर रूडी को कॉल करता है, क्योंकि किसी भी जूरी मेंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना कानूनन जुर्म है। रूडी उसे डॉनी के बारे में सब बताकर उससे हेल्प मांगता है। डेक उसे जो भी बोलना है लिखकर बता रहा था। अब कुछ दिन बाद केस की सुनवाई थी। तब लियो सीधा जूरी के पास जाकर उनसे ही सवाल करता है, क्या रूडी ने इस केस के सिलसिले में उनसे कांटेक्ट किया था। इस बात से रूडी को ऑब्जेक्शन था। जज के पूछने पर लियो कहता है इस जूरी के पैनल के साथ छेड़छाड़ की गई है। रूडी इस बात का ना पता होने का नाटक कर रहा था। जज उन्हें सामने बुलाकर बात करते हैं। लियो कहता है इस पैनल के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर जज उसे जूरी से कुछ सवाल करने की इजाजत दे तो वो ये साबित कर सकता है। रूडी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तब लियो सीधा जाकर वहाँ बैठे मिस्टर पोर्टर से सवाल करता है, क्या कुछ दिन पहले रूडी ने उससे कांटेक्ट किया था। अब सीधी सी बात थी, वो कहता है नहीं, लेकिन लियो बार बार उसे झूठा बोल रहा था। अब ये सुनकर मिस्टर पॉटर लियो पर हमला कर देता है। उससे छूटने के बाद लियो जूरी को बर्खास्त करने की अपील करता है, लेकिन जज डिनाई कर देते हैं। दूसरी तरफ रूडी और डेक हंस रहे थे। तब रूडी उसे फोन का इशारा करके बताता है ये सब उसका ही गेम था। ये जानकर लियो बहुत हैरान था, क्योंकि रूडी ने उसे अच्छा बेवकूफ बनाया। अब अगले दिन रूडी केली को डाइवर्स पेपर पर साइन करने कहता है और इस बार केली साइन कर देती है, क्योंकि रूडी उसके साथ है। कोर्ट में डेक का दोस्त आता है। दरअसल रूडी ने उसके ही हाथों डाइवर्स के पेपर केली के हस्बैंड को भिजवाए थे। वो रूडी को बचकर रहने कहता है, क्योंकि केली का हस्बैंड पागल और साइको किस्म का है। अब उनके केस की सुनवाई थी। डैनी की माँ को कटघरे में बुलाया जाता है। शुरुआत में रूडी बहुत सारी गलतियां करता है, जिससे लियो के लोग उस पर हंसते हैं। फिर रूडी उनसे वो आखिरी लेटर पढ़वाता है, जिसमें कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें 3 बार स्टूपिड बोला था। साथ ही उस लाइन को प्रोजेक्टर पर हाईलाइट भी करवाता है। अब लियो क्रॉस क्वेश्चन के लिए आता है। सबसे पहले वो पूछता है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पर $10 मिलियन का केस क्यों किया, लेकिन वो कहती है ये तो बहुत कम है, उन्हें और ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि करोड़ों रुपए होने के बाद भी कंपनी ने उन्हें क्लेम नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके बेटे की जान गई। लियो पूछता है अगर अदालत उन्हें 10 मिलियन दिलवा दे तो वो इन पैसों का क्या करेगी। तब वो कहती है वो सारा पैसा अमेरिकन लुकीमिया सोसाइटी को चैरिटी कर देगी, क्योंकि ऐसा ब्लड मनी वो नहीं रख सकती। ये सुनकर सभी ज्यूरी बहुत हैरान थे। फिर लियो उनसे पॉलिसी पेपर की एक खास लाइन पढ़वाता है, जिसमें लिखा था इंश्योरेंस कंपनी किसी भी किस्म के एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के लिए पैसे नहीं देगी, और उनके केस के मुताबिक अगर डॉनी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता तो वो बच सकता था, जो कि एक एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के अंदर आता है। अमेरिका में हर साल सिर्फ 7,000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं। रूडी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन ये क्रॉस एग्जामिनेशन था, इसीलिए जज उसे ओवररूल्ड कहते हैं। अब इस बात को साबित करने कि डॉनी का इलाज एक्सपेरिमेंट के अंदर आता था, लियो डॉनी की माँ से उनके फैमिली डॉक्टर पेज के बारे में पूछता है। डॉनी की माँ के मुताबिक वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। लियो पूछता है क्या डॉक्टर पेज ने उन्हें बताया नहीं था कि डॉनी को जिस टाइप का कैंसर था वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक नहीं हो सकता था। वो कहती है उन्होंने कभी नहीं बताया। तब लियो उन्हें डॉक्टर पेज का लेटर हिट दिखाता है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि डॉनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक नहीं हो सकता। तब वो कहती है लेकिन डॉक्टर पेज एक्सपर्ट नहीं थे। तब रूडी ऑब्जेक्शन लेता है, वो इस लेटर को सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकता, और उसने प्री ट्रायल से पहले उन्हें इस लेटर के बारे में बताया भी नहीं। लियो कहता है वो इसे सबूत की तरह पेश कर भी नहीं रहा, बस डॉनी की माँ को याद दिला रहा है। और प्री ट्रायल में उसने लेटर इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसे लगा था इस लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही लॉ बुक के कुछ रूल्स भी झाड़ता है, इसीलिए जज उसे आगे प्रोसीड करने देते हैं। अब लियो डॉनी की माँ पर इल्जाम लगाता है कि उनके फैमिली डॉक्टर के बताने के बाद भी उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। साथ ही कसम खाने के बाद भी उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला कि उनके डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया था कि डॉनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से नहीं बचेगा। लेकिन वो कहती रहती है डॉक्टर पेज कोई एक्सपर्ट नहीं थे और उन्होंने वही किया जो हर माँ करती। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश की। उनकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। जूरी भी उन्हें देख रही थी। वो रूडी के पास आकर कहती है उन्होंने गड़बड़ कर दी, लेकिन रूडी
रूडी उन्हें संभाल लेता है। अब रात में केली और रूडी केली के घर उसका सामान लेने आए थे, क्योंकि अभी उसका पति घर पर नहीं था, लेकिन रूडी अपने साथ गन भी लाया था। वो लोग अंदर आकर सामान लेने लगते हैं, लेकिन केली का पति वापस आ जाता है। दरवाजे के सामने आते ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट थी। रूडी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों पर हमला कर देता है और कुछ देर बाद उसे रूडी की गन भी मिल जाती है। अब वो केली का गला दबाने लगता है, लेकिन रूडी उस पर हमला करके उसे ओवर पावर कर देता है। अब जैसे ही वो गन निकालने वाला था, रूडी उसे उसकी ही बैट से मारता है, लेकिन आगे केली उसे रोक लेती है। अब तक केली का पति अधमरा हो गया था। केली उससे बैट मांगती है और उससे कहती है वो आज रात यहाँ आया ही नहीं था, इसीलिए रूडी अपनी गन लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही रूडी दरवाजा बंद करता है, केली अपने पति को उस बेसबॉल बैट से मारकर उसकी जान ले लेती है। वही रूडी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ चुकी थी। उनके पड़ोसी जानकर हैरान थे कि केली ने उसे मारा है और सामने ही अपनी कार में रूडी बैठा था। उसे पता था ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन केली को पता था क्या करना है। फिर पुलिस केली को बाहर लेकर आती है। रूडी समझ गया था केली ने उसे बचाया है, साथ ही वो उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। तब वहाँ उसके सास ससुर आते हैं और उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब रूडी केली का वकील बनकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर उसे सीरियसली नहीं लेते। केली को जज के बॉन्ड पर ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये केस सेल्फ डिफेंस का है, कोई सोचे समझे मर्डर का नहीं। रूडी केली से वादा करता है वो उसे जल्द ही छुड़वा लेगा। अब अगले दिन कोर्ट में रूडी क्लेम डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट एवरलेट को बुलवाता है। फिर उसके हाथों ही लिखा वो लेटर उससे पढ़वाता है, जिसमें उसने डॉनी की माँ को 3 बार स्टूपिड बोला था। रूडी इसकी वजह पूछता है। एवरलेट कहता है उसके ऊपर काम का बहुत दबाव था, उन्होंने 7 बार उनका क्लेम रिजेक्ट किया था, फिर भी डॉनी की माँ लेटर लिखे जा रही थी। एवरलेट इस लेटर के लिए माफी मांगता है, जबकि रूडी के मुताबिक अब बहुत देर हो चुकी है। फिर रूडी उससे उसके क्लेम डिपार्टमेंट में काम करने वाली जैकी के बारे में पूछता है। जैकी के हाथ में ही डॉनी का क्लेम था, लेकिन उसे इस केस के 2 दिन पहले मतलब 28 तारीख को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन एवरलेट बताता है उसे निकाला नहीं गया, बल्कि उसने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नौकरी खुद छोड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम डेक को देखते हैं, जो उस इंश्योरेंस कंपनी के बेसमेंट में जाता है, जहाँ कंपनी ऑफिस के पेपर्स फेंके जाते हैं। वहाँ उसे कुछ मिल जाता है। फिर वो सीधा वहाँ से किसी हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो लड़की जैकी एडमिट है। वो स्टाफ को जैकी का भाई बताकर उससे मिलता है। शाम को रूडी एक मोटल में आता है, जहाँ डेक के साथ वो लड़की जैकी थी। रूडी उससे मिलकर पूछता है इंश्योरेंस कंपनी में क्या चलता है, क्योंकि डॉनी की फाइल उसे ही हैंडल करने दी गई थी। जैकी बताती है कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से उसने उन्हें क्लेम रिजेक्शन का लेटर भेज दिया था, क्योंकि सभी क्लेम शुरुआत से ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये जानकर रूडी बहुत हैरान था। जैकी अब इंश्योरेंस कंपनी का पूरा खेल समझाती है। दरअसल इस पॉलिसी को लोगों के घर घर जाकर बेचा गया है, क्योंकि पॉलिसी बेचने वालों को हर हफ्ते कैश दिया जाता है। अब जैसे ही किसी का क्लेम आता है, क्लेम फाइल को उसके जैसे हैंडलर को दिया जाता है, जिसे पेपर वर्क करना होता है। हैंडलर उस क्लेम को देखने के बाद क्लाइंट को सीधा क्लेम रिजेक्शन का लेटर भेज देता है। फिर हैंडलर उस क्लेम को अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट में भेजता है। फिर अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट भी क्लाइंट को एक लेटर भेजता है, जिसमें भी क्लेम रिजेक्ट ही रहता है। साफ शब्दों में कहूँ तो क्लाइंट का क्लेम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर घूमता रहता है। क्लाइंट को अलग अलग डिपार्टमेंट से रिजेक्शन का लेटर मिलता रहता है, जिससे ज्यादातर क्लाइंट परेशान होकर हार मान जाते हैं। तो इस तरह इंश्योरेंस कंपनीज लोगों के साथ स्कैम करती है। अगले दिन रूडी सुनवाई शुरू होते ही जैकी को बुलवाता है। ये सुनते ही लियो और जैकी के आते ही कंपनी के लोग एकदम शॉक में थे। लियो जज के पास जाकर उससे एतराज करता है। रूडी कहता है लेकिन जैकी का नाम गवाहों की लिस्ट में पहले से है, लेकिन फिर भी लियो को एतराज था, क्योंकि रूडी ने उन्हें पहले जैकी के बारे में बताया नहीं, जो रूल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। लेकिन तभी डेक रूल बुक में देखकर बताता है अगर किसी का नाम गवाहों की लिस्ट में पहले से हो तो उसे अपोजिशन को बिना बताए गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है। इसीलिए जज जैकी को अलाउ कर देते हैं। डेक लियो को रूल बुक देकर उसे रूल रटने कहता है। जैकी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। तब लियो अपनी टीम से जैकी की पूरी डिटेल निकालने कहता है। फिर जैकी गवाही देती है वो कंपनी में 6 साल से काम करती थी, लेकिन उसे 28 तारीख को निकाल
निकाल दिया गया, मतलब इस केस के शुरू होने के 2 दिन पहले। लेकिन रूडी पूछता है रेजिग्नेशन लेटर में तो उसने खुद रिजाइन किया था, लेकिन जैकी बताती है उससे जबरदस्ती ये रेजिग्नेशन साइन करवाया गया था ताकि कंपनी क्लेम कर सके कि अब वो वहाँ काम नहीं करती। रूडी के पूछने पर वो बताती है ऐसा उससे जैक ने करवाया था। दरअसल 28 तारीख को जैक ने उसे बताया उसे कंपनी से निकाला जा रहा है। उसे 2 चॉइस दी गई थी, उसे बिना पैसों से कंपनी से निकाल दिया जाएगा या वो अपना रेजिग्नेशन खुद लिख कर दे। अपना रेजिग्नेशन खुद लिख कर देने पर उसे $10,000 कैश दिया जाएगा और ये फैसला उसे उसी वक्त उन लोगों के सामने करना था। फिर उन्होंने उससे 2 लेटर पर साइन लिए, जिसमें एक उसका इस्तीफा था और दूसरे लेटर में लिखा था वो क्लेम फाइल के बारे में किसी को नहीं बताएगी। उसमें डॉनी की भी फाइल थी और सबको पता था उसे क्लेम नहीं देना है। फिर रूडी उससे पूछता है एज ए क्लेम एग्जामिनर वो क्या करती थी। तब जैकी बताती है 1 साल तक सभी क्लेम्स देने से मना करो, फिर कोर्ट सेटलमेंट को उन पैसों से घटाओ और बचे हुए पैसे कंपनी के होते। फिर रूडी जैकी को उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मैनुअल देता है और उसे सेक्शन यू पढ़ने कहता है, लेकिन उसमें सेक्शन यू था ही नहीं। ये मैनुअल उसे बचाव पक्ष ने दिया था, लेकिन तभी रूडी कंपनी का असली क्लेम मैनुअल निकालता है जिसे जैकी ने उसे दिया था। लेकिन लियो को इससे एतराज था क्योंकि ये चुरा कर लाए डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जज उसे ये साबित करने बोलता है कि रूडी ने ये डॉक्यूमेंट चुराए हैं। ये साबित करने उसे जैकी से क्रॉस क्वेश्चन करने होंगे। रूडी के पास जैकी से पूछने और सवाल नहीं थे, इसीलिए जज लियो को जैकी से क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन दे देते हैं। सबसे पहले लियो जैकी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाता है, लेकिन जैकी उसे जवाब देती है वो अल्कोहल और डिप्रेशन की शिकार है, इसीलिए इनसे छुटकारा पाने उसे संस्था में जाना पड़ता है, जबकि वो ग्रेट बेनिफिट के इंश्योरेंस में कवर है, लेकिन कंपनी उसका भी क्लेम नहीं दे रही। फिर लियो कहता है वो कंपनी को पसंद नहीं करती। जैकी कहती है वो कंपनी से नफरत करती है और उनके लिए काम करने वाले कीड़ों से भी। लेकिन तब लियो कोर्ट को बताता है जैकी के एवरलेट के साथ शारीरिक संबंध थे। रूडी को इस पर ऑब्जेक्शन था, लेकिन जज ओवर रूल्ड कहते हैं। तब जैकी रोते हुए बताती है जब तक वो कंपनी के कुछ खास एम्प्लॉय के साथ सोती रही उसकी तनख्वाह बढ़ती रही और उसका प्रमोशन भी होता रहा, लेकिन जब उसने ये सब छोड़ दिया तब उसका डिमोशन होना शुरू हो गया। लेकिन तब लियो उस पर इल्जाम लगाता है उसने किसी को भी क्लेम के बारे में ना बताने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन किया था, साथ ही उसने $10,000 भी लिए। लेकिन असली बात तो ये है उसे कंपनी और एवरलेट पर बहुत गुस्सा है, इसीलिए उसने एवरलेट की बीवी को सब बताने और कोर्ट में गवाही देने की धमकी देकर वो $10,000 लिए थे। जैकी कहती है ये बिल्कुल झूठ है, उन लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। लियो कहता है उसकी दी गई गवाही झूठी है, उसने सिर्फ एवरलेट और कंपनी से बदला लेने ये गवाही दी है। जैकी रोने लगती है, लेकिन लियो इस बात को लेकर रूडी के चोरी किए गए सबूत और जैकी की गवाही को खारिज करने की मांग करता है। अब ये सब वजहों को जानने के बाद जज को मजबूरन रूडी के सबूत और जैकी की गवाही को खारिज करना पड़ता है। जैकी डैनी की माँ को सॉरी बोलकर चली जाती है। अब कोर्ट के बाद डेक किसी को कॉल करके बिग राइनो से बात करवाने बोलता है और गेस व्हाट, दूसरी तरफ ब्रूजर था। डेक ब्रूजर से पूछता है अगर किसी वजह से चुराए हुए सबूतों को कोर्ट किसी वजह से रिजेक्ट कर दे तो उन्हें क्या करना चाहिए। तब ब्रूजर उसे किसी डे सोडो केस के बारे में बताता है, साथ ही उसकी पूरी डिटेल भी देता है। फिर डेक रूडी के पास आकर बताता है उसे चोरी के सबूत पेश करने का हल मिल गया है, वो भी ब्रूजर से। दरअसल उसके पास ब्रूजर का एक इमरजेंसी नंबर था, लेकिन तभी रूडी को डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का कॉल आता है क्योंकि उसे केली के बारे में बात करनी थी। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी भी एक औरत ही थी, इसीलिए रूडी डेक की बात सुने बगैर तुरंत निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूडी केली को जेल से छुड़वा लेता है। उसने डिस्ट्रिक्ट अटर्नी से बात कर ली थी, अब उस पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा क्योंकि उसने ये सेल्फ डिफेंस में किया है, जो कुछ हद तक सच ही है। ये सुनकर केली रोने लगती है। रूडी वहाँ से तुरंत कोर्ट पहुँचता है। वहाँ इंश्योरेंस कंपनी का CEO भी आया था। डेक ने केस शुरू कर दिया था क्योंकि रूडी लेट था। वो CEO को विटनेस बॉक्स में बुलवाकर कुछ बेसिक सवाल करता है। फिर रूडी आकर पहले जज से लेट होने के लिए माफी मांगता है। फिर उस CEO के पास वो क्लेम मैनुअल लेकर जाता है जो जैकी ने उसे दिया था, लेकिन इस बात से लियो को ऐतराज था क्योंकि कल ही जज ने उन चुराए हुए सबूतों को खारिज कर दिया था। लेकिन तब रूडी और डेक जज को दिखाते हैं ब्रूजर के लड़े एक केस में चोरी के डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर पेश किया गया था। अगर उस चोरी में वकील का हाथ ना हो तब। अब इस केस की बुनियाद पर जज जैकी के दिए डॉक्यूमेंट को सबूत के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और लियो कुछ नहीं कर पाता। फिर रूडी उस CEO को असली क्लेम मैनुअल देता है और उसे सेक्शन यू पढ़कर सुनाने कहता है। उसमें सभी क्लेम एग्जामिनर को ऑर्डर दिए गए थे कि किसी भी क्लेम को 3 दिनों के अंदर ही रिजेक्ट कर दिया जाए। रूडी इस लाइन का मतलब पूछता है। CEO इस लाइन को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि उनके पास
पास बहुत सारे फेक क्लेम आते हैं, उन्हें ही रिजेक्ट करने के लिए ये लाइन लिखी गई है। लेकिन रूडी कहता है इस लाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं है, बल्कि उसकी कंपनी लोगों के क्लेम को अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमाती रहती है, जिससे क्लाइंट परेशान होकर उनसे कांटेक्ट करना छोड़ देता है। लेकिन सीईओ अभी भी इस बात से इनकार कर रहा था। तब रूडी उसे एक और मोटी फाइल देता है और उससे पूछता है पिछले साल उसकी कंपनी ने कितनी पॉलिसीज बनाई थी। लेकिन सीईओ उस फाइल में देखकर भी जवाब नहीं दे पाता। लेकिन रूडी कहता है उसकी कंपनी ने पिछले साल 98,000 पॉलिसीज बेची थी। फिर रूडी उससे पूछता है 98,000 पॉलिसीज में से उनके पास कितने क्लेम आए। लेकिन सीईओ को इस बारे में भी कुछ पता नहीं था। लेकिन रूडी बताता है पिछले साल उनकी कंपनी में लगभग 11,462 क्लेम फाइल किए गए थे। फिर रूडी कहता है उन 11,462 में से उनकी कंपनी ने कितने क्लेम रिजेक्ट किए। लेकिन सीईओ कहता है उसे इस बारे में पता करके बताना होगा। लेकिन जज उसे झाप देते हैं क्योंकि उसके पास ये पता करने 2 महीनों का टाइम था। तब वो सीईओ उस फाइल में देखने लगता है और रूडी अपने हाथ में एक नंबर का बॉक्स लेता है और सीईओ बताता है 9,141, मतलब उसकी कंपनी ने 11,400 क्लेम्स में से 9,141 क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिए। ये सुनकर ज्यूरी के लोग भी शॉक थे। रूडी के पास कंपनी के मेंटल कमेटी की एक रिपोर्ट थी। आपको बता दूं ये रिपोर्ट भी उसे जैकी ने ही दी थी। फिर रूडी वो रिपोर्ट उस सीईओ को पढ़ने देता है। कंपनी के मेडिकल कमेटी का वही अध्यक्ष है। अब उस रिपोर्ट की 8वीं लाइन में लिखा था बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल प्रोसीजर बन गई है और कंपनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इंश्योरेंस क्लेम में शामिल करती है। ये सुनकर लियो का मुंह उतर जाता है क्योंकि शुरुआत से ही ये केस इस बात पर लड़ा जा रहा था कि कंपनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट को कवर नहीं करती। फिर रूडी उस सीईओ से एक बार और जोर से उस लाइन को पढ़वाता है। रूडी को उससे और सवाल नहीं करना था और ना ही लियो को। वो सीईओ उस रिपोर्ट को लियो के सामने फेंक कर जाता है। अब एक ब्रेक लिया जाता है। रूडी बाहर ही सो रहा था। डेक उसे जगाता है क्योंकि ब्रेक खत्म हो गया था। लियो ज्यूरी के सामने दलील पेश करता है अगर उन लोगों ने डॉनी की माँ को $10 मिलियन का क्लेम दिया तो इससे इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास जा सकता है। फिर रूडी ज्यूरी के पास आता है। वो पहले कहता है उसे खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि इतनी कानून व्यवस्था होने के बाद भी वो लोग डॉनी को बचा नहीं पाए, इसीलिए उसे दलील देने में शर्म आती है। इसीलिए वो ज्यूरी को डॉनी का ही आखिरी वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बोल रहा था बहुत दिनों बाद पता चला उसे कैंसर है। डॉक्टर को पता चला उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन उसे हॉस्पिटल से घर वापस आना पड़ा क्योंकि उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। तब डॉनी के डैड वहाँ बैठे सीईओ और कंपनी के लोगों को डॉनी की फोटो दिखाने लगते हैं। ये देखते ही वो सीईओ वहाँ से भाग जाता है। डॉनी बोल रहा था ग्रेट बेनिफिट ने उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए। अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता तो उसके बचने के चांसेस 90% थे। फिर रूडी रोते हुए कहता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी उसके जैसे गरीब क्लाइंट्स के पैसे ले लेती है और वक्त आने पर उनका क्लेम नहीं देती, इसीलिए कंपनी अपने वकीलों पर इतना खर्च करती है। इसीलिए वो ज्यूरी से कहता है वो जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे। अब फिर से जूरी के फैसले के लिए एक ब्रेक होता है। फिर जूरी के सभी लोग कोर्ट में आते हैं। एक आदमी खड़ा होकर उनका फैसला सुनाता है कि इंश्योरेंस कंपनी डॉनी के माँ बाप को उनकी परेशानियों के बदले $1.5 लाख देगी। साथ ही जूरी का एक और फैसला था कि डॉनी के माँ बाप को उनके नुकसान के बदले इंश्योरेंस कंपनी को $50 मिलियन हर्जाना देना होगा। और इस तरह एक नए वकील ने बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी और वकीलों की फौज को हरा दिया था। अब मीडिया में हर तरफ डेक और रूडी की ही बातें हो रही थी कि कैसे रूडी ने अपने पहले ही केस में कमाल कर दिया। केली भी उसके साथ ये न्यूज देख रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी उन $50 मिलियन में से रूडी का 1/3 शेयर था। साथ ही वो लेडी बताती है अब वो वसीयत में उसका नाम डालेगी। लेकिन अगले दिन डेक बहुत परेशान था। तब वो बताता है कल रात उस सीईओ को फ्लाइट से जाते हुए पकड़ लिया गया क्योंकि वो देश छोड़कर भाग रहा था। साथ ही न्यूज में बताया जाता है आज ही उस इंश्योरेंस कंपनी ने कोर्ट में बैंक करप्सी के लिए फाइल कर दिया है। मतलब अब रूडी को कुछ नहीं मिलने वाला। तभी उसे लियो का कॉल आता है। वो बेशरम अभी भी रूडी को पैसे ना मिलने के लिए चिढ़ा रहा था। यहाँ डेक बोलता है उन्हें $1,75,000 ले लेने चाहिए थे। रूडी बहुत फेमस हो गया था लेकिन उसे अपने काम से ब्रेक चाहिए था क्योंकि अभी उसे केली का ख्याल रखना है। वो जाकर डॉनी की माँ से कहता है ग्रेट बेनिफिट कंपनी डूब गई, मतलब उन्हें अब एक भी पैसा नहीं मिलने वाला क्योंकि डॉनी की माँ ने उनका धंधा ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी
उसकी तरह कोई और उस कंपनी से उम्मीद लगाए नहीं बैठेगा। फिर रूडी डेक से मिलता है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन उसे डर है जो क्लाइंट उसके पास आएगा उन्हें उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी। साथ ही उसे ये भी डर है वो एक दिन लियो की तरह न बन जाए। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।